बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कैसे बनता है रेडियो नाटक। और इस पाठ के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे रेडियो नाटक की परंपरा, सिनेमा, रंगमंच और रेडियो नाटक, समानता और अंतर। रेडियो नाटक में ध्वनि संकेतों की महत्वता, रेडियो नाटक की अवधि और पात्र। बच्चों, मशहूर रंगकर्मी एवं साहित्यकार नेमी चैन जैन ने बताया है कि यह एक कष्टदायक सच्चाई है कि एक स्वतंत्र साहित्यिक विधा के रूप में रेडियो नाटक हिंदी में अभी तक कोई जगह नहीं बना पाया है। बच्चों, आज से कुछ दशक पहले एक ऐसा ज़माना था जब दुनिया में न टेलीविज़न था न कंप्यूटर। सिनेमा हॉल और थिएटर थे तो, लेकिन उनकी संख्या आज के मुकाबले काफ़ी कम होती थी और एक आदमी के लिए वे आसानी से उपलब्ध भी नहीं थे। ऐसे समय में घर में बैठे मनोरंजन का जो सबसे सस्ता और सहजता से प्राप्त साधन था वो था रेडियो। रेडियो पर खबरें आती थीं, ज्ञानवर्धक कार्यक्रम आते थे, खेलों का आंखों देखा हाल प्रसारित होता था। एफएम चैनलों की तरह गीत संगीत की भरमार रहती थी। टीवी धारावाहिकों और टेलीफिल्मों की कमी को जो पूरा करते थे वो थे रेडियो पर आने वाले नाटक। बच्चों, रेडियो पर पहले के ज़माने में लोग नाटक भी बड़े ध्यान से सुनते थे, लेकिन जो दृश्य होता है बच्चों, वह ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, ज़्यादा लोगों को आकर्षित करता है। इसलिए बहुत लंबा नाटक लोग नहीं देख पाते थे। थोड़े ही देखकर जो श्रोतागण थे ऊब जाते थे। इसलिए रेडियो पर नाटक जो था वह बहुत प्रचलित नहीं हो पाया। जब टेलीविज़न आ गया तो फिर उसके आगे रेडियो नाटक लोग सुनना बिल्कुल छोड़ दिए। हिंदी साहित्य के तमाम बड़े नाम साहित्य रचना के साथ साथ रेडियो स्टेशनों के लिए भी नाटक लिखते थे। उस समय बड़े सम्मान की बात मानी जाती थी। हिंदी व अन्य भारतीय भाषाओं के नाट्य आंदोलनों के विकास में रेडियो नाटक की अहम भूमिका रही है। हिंदी के कई नाटक जो बाद में रंगमंच पर भी बेहद कामयाब रहे, मूलतः रेडियो के लिए जो कि लिखे गए थे। बच्चों, ये बता रहे थे कि जो रेडियो के लिए नाटक लिखे गए, जब रेडियो पर उतना चर्चित नहीं हो पाया तो उसे मंच के माध्यम से मंचन किया गया, यानी कि टेलीविज़न में उसे दिखाया गया और जो कि लोगों ने काफ़ी पसंद किया। धर्मवीर भारती कृत अंधा युग और मोहन राकेश का आषाढ़ का एक दिन इसके श्रेष्ठ उदाहरण हैं। लेकिन फ़िलहाल हम इस पर ध्यान देंगे कि रेडियो नाटक लिखे कैसे जाते हैं। सिनेमा और रंगमंच की तरह रेडियो नाटक में भी चरित्र होते हैं। उन चरित्रों के आपसी संवाद होते हैं और इन्हीं संवादों के जरिए आगे बढ़ती है कहानी। बस सिनेमा और रंगमंच की तरह रेडियो नाटक विजुअल्स अर्थात दृश्य नहीं होते हैं।
यानी कि रेडियो नाटक में जो है बस हम सुन पाते हैं लेकिन उसे देख नहीं पाते हैं, और यही सबसे बड़ा अंतर है रेडियो नाटक तथा सिनेमा या रंगमंच के माध्यम में। रेडियो पूरी तरह से श्रव्य माध्यम है, इसलिए रेडियो नाटक का लेखक सिनेमा व रंगमंच के लेखन से थोड़ा भिन्न भी है और थोड़ा मुश्किल भी। आपको सब कुछ संवादों और ध्वनि प्रभावों के माध्यम से संप्रेषित करना होता है। यहाँ आपकी सहायता के लिए न मंच सज्जा तथा वस्त्र सज्जा है और न ही अभिनेता के चेहरे की भाव भंगिमाएँ, वरना बाकी सब कुछ वैसा ही है। एक कहानी का वही ढांचा, शुरुआत, मध्य, अंत, इसे यूं भी कह सकते हैं परिचय, द्वंद्व, समाधान, बस ये सब होगा, लेकिन आवाज़ के माध्यम से। कहानी की विस्तृत जानकारी आपको कथा लेखन और नाट्य लेखन के अध्यायों से ही मिल गई होगी। सबसे पहले बारी आती है कहानी चुनने की। कहानी आपकी मौलिक हो या चाहे किसी और स्रोत से ली गई हुई हो, उनमें कई बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है। कहानी ऐसी न हो जो पूरी तरह से एक्शन अर्थात हरकत पर निर्भर करती हो, क्योंकि रेडियो पर बहुत ज़्यादा एक्शन सुनाना उबाऊ हो सकता है, क्योंकि रेडियो में आप लोग देख तो पाते नहीं हैं, इसलिए पाठक ऊब जाएगा। मान लीजिए आपकी पूरी कहानी का आधार पीछा करना है। अपराधी अपराध करके भाग रहा है, पुलिस उसके पीछे लगी है और बीच बीच में दिलचस्प नाटकीय घटनाएं घटती हैं। अब सिनेमा में इसे बड़ी खूबसूरती से पेश किया जा सकता है, लेकिन रेडियो में ये कथानक शायद अपना पूरा असर बनाने में कामयाब न हो, क्योंकि सिर्फ आवाज़ों की मदद से आप अपराधी और पुलिस की भागदौड़ से पैदा होने वाले रोमांच का सृजन नहीं कर पाएंगे। इसलिए ऐसे संवादों से बचना चाहिए। मान लीजिए आपकी कहानी क्रिकेट या फुटबॉल जैसे खेल के इर्द गिर्द बुनी हुई है। अब इस पर अच्छा सिनेमा तो बन सकता है, लेकिन रेडियो नाटक नहीं, क्योंकि इसमें संवादों की कमी रहती है और दृश्य ही ज़्यादा प्रभावी होते हैं। इसलिए कहानी का चुनाव अपने माध्यम को समझते हुए करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि आमतौर पर रेडियो नाटक की अवधि 15 मिनट से 30 मिनट होती है। उसके दो कारण हैं। श्रव्य माध्यम में नाटक या वार्ता जैसे कार्यक्रमों के लिए मनुष्य की एकाग्रता की अवधि 15 से 30 मिनट की ही होती है, इससे ज़्यादा नहीं। दूसरे, सिनेमा या नाटक में दर्शक अपने घरों से बाहर निकलकर किसी अन्य सार्वजनिक स्थान पर एकत्रित होते हैं। इसका मतलब वो इन आयोजनों के लिए एक प्रयास करते हैं और अनजाने लोगों के एक समूह का हिस्सा बनकर प्रेक्षागृह में बैठते हैं। अंग्रेजी में इसे कैप्टिव ऑडियंस कहते हैं, अर्थात एक स्थान पर कैद किए गए दर्शक। जबकि टीवी या रेडियो ऐसे माध्यम हैं कि आमतौर पर इंसान अपने घर में अपनी मर्जी से इन यंत्रों पर आ जा रहे कार्यक्रमों को देखता सुनता है। सिनेमा घर या नाट्यगृह में बैठा दर्शक थोड़ा बोर हो जाएगा,
लेकिन आसानी से उठकर जाएगा नहीं। पूरे मनोयोग से जो कार्यक्रम देखने आया है वह देखेगा। जबकि घर पर बैठकर रेडियो सुनने वाला श्रोता मन उचटते ही किसी और स्टेशन के लिए सुई घुमा सकता है या उसका ध्यान कहीं और भी भटक सकता है। इसलिए अमूमन रेडियो नाटक की अवधि छोटी ही होती है और अगर आपकी कहानी लंबी है तो फिर वह एक धारावाहिक के रूप में पेश की जा सकती है, जिसको कई कड़ियों में आपको सुनाना चाहिए और हर कड़ी 15 या 20 मिनट की होगी। यहाँ एक बात और समझ, रेडियो पर निश्चित समय पर निश्चित कार्यक्रम आते हैं, इसलिए उनकी अवधि भी निश्चित होती है। 15 मिनट, 30 मिनट, 45 मिनट, 60 मिनट। अब क्योंकि आपके रेडियो नाटक की अवधि ही सीमित है, तो फिर अपने आप ही पात्रों की संख्या भी सीमित हो जाएगी, क्योंकि श्रोता सिर्फ आवाज़ के सहारे चरित्रों को याद रख पाता है। ऐसी स्थिति में रेडियो नाटक में यदि बहुत ज़्यादा किरदार है तो उनके साथ एक रिश्ता बनाए रखने में श्रोता को दिक्कत होगी। अगर संख्याओं में बात करनी है तो हम इस प्रकार कह सकते हैं, 15 मिनट की अवधि वाले रेडियो नाटक में पात्रों की अधिकतम संख्या 5 से 6 हो सकती है। 30 से 40 मिनट की अवधि के नाटक में 8 से 12 पात्र हो सकते हैं। अगर 1 घंटे या उससे ज़्यादा अवधि का रेडियो नाटक लिखना ही पड़ जाए तो उसमें 15 से 20 भूमिकाएं गढ़ी जा सकती हैं। पात्रों की संख्या के मामले में 2 संकेत और उपरोक्त बताई गई संख्याएं एक अंदाज़ा मात्र हैं, अर्थात 15 मिनट के रेडियो नाटक में अगर ज़रूरत है तो 7 या 8 किरदार भी हो सकते हैं। लेकिन यह संख्या बहुत बढ़ाई तो जैसा पहले ही कहा जा गया था आपसे कि श्रोता के लिए मुसीबत खड़ी हो जा सकती है। दूसरे, हम जब इन संख्याओं की बात कर रहे हैं तो ये प्रमुख और सहायक भूमिकाओं की संख्या है। छोटे मोटे किरदारों की गिनती इसमें नहीं की गई है। मतलब फेरी वाले की एक आवाज़ या पोस्टमैन का एक संवाद या न्यायालय में जज का सिर्फ आर्डर आर्डर कहना इत्यादि। तो बच्चों, हमने देखा कि रेडियो नाटक के लिए कहानी का चुनाव करते समय हमें 3 बातों का ख्याल रखना है। पहला, कहानी सिर्फ घटना प्रधान न हो। दूसरा, उसकी अवधि बहुत ज़्यादा न हो। तीसरा, पात्रों की संख्या सीमित हो। अब आती है बारी रेडियो नाटक लिखने की। जैसा कि पहले भी जिक्र हुआ था, मंच का नाट्यालेख, फिल्म की पटकथा और रेडियो नाट्य लेख में काफ़ी समानता है। सबसे बड़ा फ़र्क यही है कि इसमें दृश्य गायब है। दृश्य गायब होने का मतलब बच्चों कि रेडियो पर तो कोई कुछ देख नहीं सकता है, उसका निर्माण भी ध्वनि प्रभावों और संवादों के जरिए करना होगा। यहाँ एक बात और समझ लीजिए, ध्वनि प्रभाव में संगीत भी शामिल है। अपनी बात को बेहतर ढंग से समझाने के लिए एक उदाहरण की मदद लेते हैं। मान लीजिए दृश्य कुछ इस प्रकार का है। रात का समय है, जंगल में 3 बच्चे राम, श्याम और मोहन रास्ता भटक गए हैं। फिल्म या मंच पर इसे प्रकाश, लोकेशन, मंच सज्जा, ध्वनि प्रभावों और अभिनेताओं की भाव भंगिमाओं से तो दिखाया जा सकता था, लेकिन
रेडियो के लिए जो इसका माध्यम होगा वह अलग प्रकार का होगा। आपके पाठ में दिया गया है, इसको आप लोग अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। और आपने गौर किया होगा कि शुरू में हमने अंक या दृश्य की जगह कट या हिस्सा लिखा है। दरअसल रेडियो नाटक में दृश्य नहीं होता है, इसलिए उसकी बजाय अंग्रेजी शब्द कट लिखने की परिपाटी है। वैसे ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है, आप अलग अलग दृश्यों या हिस्सों को अपने तरीके से दर्शा सकते हैं। महत्वपूर्ण है तो संवाद, ध्वनि और प्रभाव। हमने शुरू में ही ध्वनि प्रभावों से जंगल या किसी खुली जगह का संकेत दे दिया था। फिर राम भी अपने संवाद में कहता है, कितना भयानक जंगल है, अर्थात ये लोग इस समय जंगल में है। ये बात श्रोता को मालूम हो गई है। अब श्याम अपने संवाद में इतनी रात हो गई, अर्थात स्थान जंगल, समय रात। अगर हमें समय और ज़्यादा स्पष्ट करना है तो श्याम का संवाद कुछ इस प्रकार हो सकता था। रात के 12 बज गए हैं, घर में अम्मा बाबू सब परेशान होंगे। तात्पर्य यह है कि आप संवादों के द्वारा दृश्य का देश काल स्थापित कर सकते हैं, यानी कि सारा कुछ आप अपने संवादों के माध्यम से ही समय, स्थान, अपने बस संवादों के माध्यम से आप उसको दर्शकों के मन में डाल सकते हैं। बस शर्त यह है कि वो स्वाभाविक होना चाहिए, ज़बरदस्ती ठूंसा हुआ न लगे। हम आगे देखते हैं कि दृश्य हमें और क्या क्या जानकारी दे रहा है। 3 दोस्त हैं, राम, श्याम और मोहन। तीनों कहीं से वापस घर आ रहे थे। मोहन ने सुझाव दिया कि उसे जंगल से होकर जाने वाला कोई छोटा रास्ता पता है, और तीनों ने जल्दी घर पहुंचने की ललक में वो राह पकड़ ली और अब वे भटक गए। और उसमें सबसे ज़्यादा डरा हुआ राम है। डर श्याम को भी तो लग रहा है, लेकिन वह उस पर काबू करने की कोशिश कर रहा है। और तीनों में सबसे निडर और बेफिक्र मोहन है। बच्चों, रेडियो नाटक में पात्रों संबंधी तमाम जानकारी हमें संवादों के माध्यम से ही मिलती है। उनके नाम, आपसी संबंध, चारित्रिक विशेषताएं, ये सभी हमें संवादों द्वारा ही उजागर करना होता है। और यही सब हमें दर्शकों को ध्यान में रखकर लिखना पड़ता है कि दर्शक उसे समझ पाएँ। भाषा पर भी आपको विशेष ध्यान रखना होगा। वो पढ़ा लिखा है कि अनपढ़, शहर का है कि गांव का, क्या वो किसी विशेष प्रांत का है, उसकी उम्र क्या है, वो क्या रोजगार धंधा करता है। इस तरह की तमाम जानकारियाँ उस चरित्र की भाषा को निर्धारित करेंगी। फिर पात्रों का आपसी संबंध भी संवाद की बनावट पर असर डालता है। एक ही व्यक्ति अपनी पत्नी से अलग ढंग से बात करेगा, अपने नौकर से अलग ढंग से, और अपने बास के प्रति सम्मानपूर्वक रवैया अपनाएगा, तो अपने मित्र के प्रति उसका बराबरी और गर्मजोशी का व्यवहार होगा। और ये सारा कुछ उसको प्रकट करना है अपने संवादों के माध्यम से। बच्चों, ऊपर लिखी सारी बातों को और बेहतर ढंग से समझने के लिए जगदीश चंद्र माथुर जी के नाटक के एक अंश को
रेडियो नाटक में यहाँ रूपांतरित हुआ है, उसे आप ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए। और आपको देखने से पता चल रहा होगा कि नाटक के आलेख और रेडियो के आलेख में कोई खास फर्क तो नज़र नहीं आएगा, लेकिन कुछ छोटे छोटे अंतर हैं और यही अंतर रेडियो नाटक के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाते हैं। हम बताएं, इससे बेहतर होगा आप स्वयं ही दोनों दृश्यों की अपने मन में ही कल्पना कर लीजिए और फिर तुलना कीजिए, और दोनों आलेखों में क्या क्या अंतर हैं उन्हें भी आप खोज लेंगे। ये भी समझने की कोशिश कीजिए कि ये अंतर क्यों हैं।